नमस्कार दोस्तों। इस चैनल में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर हमें किस तरह से सोचना है, कैसा माइंडसेट रखना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे अप्लाई करते हैं। परंतु ध्यान रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस। बिना नॉलेज बेस के या कम नॉलेज बेस के आप इन्हें नहीं सीख सकते और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। कल चैनल पर फर्स्ट वीडियो आई थी जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड टू फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन पेपर है। अब जैसे इस क्वेश्चन पेपर में हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर आरबीआई, और बोला है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब आपको आरबीआई के इनकम सोर्सेज जो करेक्ट हैं उसको आपको चूज करना है। चलिए अब हम इन पांचों जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो हाँ, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसा तो सुना है कि ये आरबीआई ही इसका लेना देना करती है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का भी हमने ये जान सुना है कि आरबीआई ही सब कुछ करता है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, तो मतलब ये भी आपका क्या हो गया, सही आंसर होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पेंशन फंड मैनेजमेंट। पेंशन सुनकर आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या आपने ऐसी कोई संस्था का नाम सुना है? अगर हमने स्पेसिफिकली कोई संस्था बनाया है तो ऑब्वियसली वो इसका मैनेजमेंट वगैरह देखेगी, तो आरबीआई ये काम नहीं करेगी। मतलब आपका ऑप्शन 3 जो है वो तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम उसके हेल्प से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इनको एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, आपका पॉइंट नंबर 3 है, तो ये तो हो गया एलिमिनेट। अब आप ऑप्शन 4 को पढ़ लीजिए, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। हम ये भी सुनते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देती है या फिर बैंकों को पैसा देती है, लेकिन हम ये नहीं सुनते कि उन्होंने कभी अडानी को, अंबानी को या किसी मतलब किसान को पैसा दिया है ना। तो मतलब आपका ऑप्शन 4 जो है वो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 ये आपका आंसर में नहीं आएगा। अब आपका ऑप्शन पॉइंट नंबर 5 को पढ़ते हैं, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स को छापने का काम किसका है? आरबीआई का है। ये आपने कभी भी नोट में देखा होगा, उसमें लिखा रहता है आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर रहती है। अब ये इनकम सोर्स कैसे? मान लीजिए 500 रुपए की नोट है, उसको छपाई में लग गया मान लो 10 रुपए, उसके जो कागज लगा है, जो छपाई का जो पैसा है उसकी बात कर रहे हैं। अब बचता कितना है? 500 माइनस 10 इज इक्वल टू 490। तो 490 क्या हो गया? आरबीआई का प्रॉफिट हो गया। इसी को वो क्या कहता है? सिग्नियोरेज। स्पेलिंग क्या है? SEIGNIORAGE, सिग्नियोरेज। तो ये इसका प्रॉफिट हो जाता है। तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या बनना चाहिए? पहला, दूसरा और पांचवा पॉइंट होना चाहिए, तीसरा और पांचवा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोचेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इसमें क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। आपको ये बताना है कि जो ऊपर में जो टेबल बना हुआ है इनमें से कितने करेक्ट हैं। ये करेक्ट इनकरेक्ट जरूर पढ़ा करो, ठीक है। अब यहां आप जो टेबल है उसको देखिए, यहां पर आपको 3 चीजें पैरामीटर्स देखने को मिल रहा है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा उसके फंक्शंस, और तीसरा वो किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। अब आप ये सोचो, पहले यूपीएससी कैसे बनाता था? टेबल में 2 रोज या रखता था। अब वो कितना रखने लगा है? 3 रखने लगा है। इसका मतलब ये है कि अब वो भविष्य में 3 या 4 रोज वाले क्वेश्चन बनाएगा। तो आप मेंटली तो इसके लिए प्रिपेयर रहो, मॉक टेस्ट में इस तरह के और क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अब ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में तो गलत हुआ था, और क्यों गलत हुआ था पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी, ठीक है, आप इसको ये भी बोलते हो। तो ईडी का आप बहुत बार सुनते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। बहुत केस में आप सुनोगे, जैसे कई लोग, बड़े बड़े लोगों के पीछे ईडी लगा हुआ करके, है ना। और तो ये ऑप्शन यहाँ से तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब रेवेन्यू है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
के अंतर्गत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका ये वाला तो सही होना चाहिए। अब बगल में क्या लिखा हुआ, एनफोर्सेज द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। तो कस्टम एक्ट में आपका कस्टम ड्यूटी वगैरह दिया होगा, ऐसा आप सोच सकते हो। और कस्टम ड्यूटी क्या है, एक प्रकार का टैक्स वैक्स वाली कैटेगरी का है, इसका मतलब ये रेवेन्यू वाला पोर्शन हो गया, तो ये आपका पॉइंट तो सही होगा, ठीक है। तो ये तो है, तो पहला वाला पॉइंट आपका गलत था, दूसरा वाला पॉइंट सही है, ठीक, ये तो है। लेकिन मैंने गलती कहाँ किया था, तीसरे वाले में। अब तीसरा क्या बोल रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। अब ये सुन के मतलब एग्जैक्टली मैं नहीं सोच पा रहा था कि ये किस डिपार्टमेंट का होगा या मिनिस्ट्री का होगा, इस कारण से मैं थोड़ा गलत कर दिया। लेकिन जब आप इसका फंक्शन पढ़ोगे कि कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेबिंग टैक्स इवेडर्स, तो ये सुन के तो आपको लगता है कि हाँ ये आपका बिग डेटा वगैरह इन सब में काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्टर जनरल किस चीज़ का है, सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट का, तो ये बिग डेटा एनालिटिक्स पे बिल्कुल काम कर सकता है। तो फंक्शन तो आपका ये होना चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता था कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत है कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, क्योंकि यूपीएससी कई बार क्या करता है, ऑप्शंस को इंटरचेंज कर देता है ना। पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने नहीं किया है इंटरचेंज। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ही है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 और 3 ये दो सही है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली 2। लेकिन मैं इसको एग्जाम में गलत किया था, तो आपको मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपने अगर कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दिया है या दिया भी है और आप सही से इसको अटेम्प्ट नहीं किए, तो उस टाइम पे क्वेश्चन को देखकर नॉर्मली कैसे आपका दिमाग काम करता है, किस तरह से सोचता है, जब आप ये सब सीख लेंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आरबीआई ऑफ, पहले नीचे का पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। तो अब देखो आपने जब ये करेक्ट या इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं ना, अब आप ये अंदर का जो पढ़ोगे ना, जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इसमें आप ये सोच पाओगे कि हाँ आपको मतलब करेक्ट पे ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हमको किस पे ध्यान देना है, करेक्ट पे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट। जब ये लिस्टेड कंपनीज पढ़ा ना, इतने में ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, लिस्टेड कंपनीज का मतलब, लिस्टेड कंपनीज का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हूँ, और स्टॉक मार्केट का मतलब क्या हो गया, उसको कौन रेगुलेट कर रहा होगा, सेबी। मतलब इतना ही पढ़ के मेरे दिमाग में ये बोला, जो मेन एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था ना, कि हो ना हो ये आरबीआई यहाँ पर गलत वर्ड है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेबी, ठीक है। तो इसके आगे मैं नहीं भी पढ़ूंगा तब भी मैं मान के चलूंगा कि स्टेटमेंट क्या है, गलत, क्योंकि एक्चुअली में होगा क्या, और जो सही पॉइंट भी है क्या, कि सेबी जो है वो लिस्टेड कंपनीज को बोला है कि आपको बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देना है करके। तो आपका पॉइंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई नहीं सेबी आना चाहिए। और ये हमने क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज वर्ड हमने देखा है, जो कि 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए इसने ये BRSR बोला हुआ है सेबी ने। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, जब हमको ये पता चल गया कि पहला आपका क्या है, गलत, पहला गलत है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं हो सकता, और आपका ऑप्शन नंबर सी है ये भी नहीं हो सकता। अब आप पहुंच गए 50-50 में। जब इतने में पहुंच गए तो अब आपको भले ही अगला ना भी पता हो, तब भी आपको आंसर अटेम्प्ट करके जरूर आना है। पर चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 को तो पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब देखो इसका फुल फॉर्म ही पढ़ो आप, BRSR का, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब आपने जब फुल फॉर्म पढ़ा तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ रहा है जो कि एथिकल वर्ड है, सस्टेनेबिलिटी वर्ड आ रहा है जो कि आपका एनवायरमेंट में आपने सुना है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों ही कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वर्ड तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट है ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की होगी, और यही उसने पॉइंट में भी दिया हुआ है। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या होगा, सही होगा, है ना। पहला पॉइंट आपका गलत हुआ, सेकंड पॉइंट आपका सही हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता है, 4th नंबर के क्वेश्चन का बी, सेकंड ओनली, ये क्या रहेगा आपका करेक्ट। इस तरह से आप इस 4th नंबर के क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, अब हम स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। इसमें बोला क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
मतलब आपको इसमें भी करेक्ट बताना है। करेक्ट हमने देख लिया कि करेक्ट इनकरेक्ट में हमको करेक्ट बताना है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्सेस। देखिए, इन जनरल हम ये सोचते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने गलत भी किया था ना, अब क्यों गलत किया था वो भी बताता हूँ। इन जनरल हम ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये तो आपका टैक्स लगता नहीं है इसमें। तो शायद जो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे मतलब दूध उत्पादन हो गया, या फिर आपका पोल्ट्री हो गया, या भेड़ों को पालने का हो गया, ये सब भी आपका क्या होना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए इसमें। ऐसा सोच के मैंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया, पर ये सोचना क्या था, गलत। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपके लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ आपका नॉलेज ही लगेगा कि आपको ये पता रखना है कि अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन जो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो एग्जेम्प्टेड नहीं हैं। ठीक, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बना लेता है ना। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, पर मैं इसको क्वेश्चन में मेन एग्जाम में सही अटेम्प्ट करके आया था ना कि ये सही है करके, पर आंसर इसका क्या है कि स्टेटमेंट 1 गलत है। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है? इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी के जो होंगे ना, उन्होंने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया होगा। पहले तो उन लोग ध्यान दो कि वहाँ पर आपका जब सर्टिफिकेट बना है ना, उसमें एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह का भी दिया रहता है कि कितने एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए ना, ठीक है। और वहाँ पर जो वेल्थ टैक्स के तहत आपका बोलता है कि ये एसेट कितना होगा, ये भी आपको बताना रहता है आपके सर्टिफिकेट में। वहाँ से आप सोच सकते हो कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, ठीक, ये चीज़ है। और जिसको जो बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोग बस इतना ध्यान रख लिए रहो कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपका एसेट के रूप में नहीं दिया जाता है। तभी तो हम ये सुनते हैं कि उसको आप बैंक में अगर लोन लेते हैं तो गिरवी वगैरह नहीं रखते हैं, ठीक, ये यहाँ से निकल के आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत, और स्टेटमेंट 2 क्या है, सही, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस हिसाब से आंसर क्या बनता है, आपका आंसर बनता है ए भी नहीं बनता, बी भी नहीं बनता, सी भी नहीं बनता, आपका आंसर बनता है डी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत, और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट। तो इस तरह से हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक कि क्वेश्चन किस तरह के आए हैं, उस टाइम पे हमारा दिमाग कैसे काम करता है मेन एग्जाम हॉल में ना, क्योंकि अभी मैं जो बैठ के बता रहा हूँ वो अलग है और वहाँ एग्जाम हॉल में क्या है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो चीज़ बताऊँ कि मैंने एग्जाम टाइम पे क्या सोच रहा था, इतना होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज़ सीखा कि किस तरह के क्वेश्चन में, जैसे मतलब कुछ चीज़ों में आपको कुछ नॉलेज रखना ही पड़ेगा, जैसे ये अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वाले इसमें, पर कहीं कहीं पर आपको कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगा, है ना। और कैसे सोचोगे, जैसे ये BRSR वाला जो था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो सब आपको लिस्टेड कंपनीज वर्ड सुनकर आपके दिमाग में पहले थॉट क्या आना चाहिए, सेबी, है ना। ये सब जो चीज़ें मैं बताया हूँ इसका आप ध्यान रखिएगा। और जब आप आगे भी मॉक टेस्ट लगाते हैं या मेन एग्जाम जब दोगे, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, आपका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांस है कि सही हो जाए, और फिर आप भी मेरी तरह ही मतलब 100+ मार्क्स लाओगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा और इसमें और क्या हम कर सकते हैं। थैंक यू।